हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। यूरेका एकेडमी आप सभी का स्वागत करता है। मैं नवीन कुमार आप सभी के साथ आज यूजीसी नेट जेआरएफ के इस टेस्ट सीरीज में 8th नंबर पे आए हैं। 8वें सीरीज की ओर बढ़ रहे हैं। आज मीन्स 8 सेशन है, आज 8th सेशन 8वें नंबर की ये श्रृंखला है जिसमें आज हम लोग बहुत इनोवेटिव क्वेश्चंस करने वाले हैं जो हाल ही में हमारे यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर पेपर का ही सीरीज है ये। बाय द वे आप सब लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है कि नया बैच सारे स्टार्ट हो चुके हैं और आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। वैसे फ्यूचर में आने वाले समय में दिवाली और बाकी फेस्टिवल ऑफर भी मिलने वाले हैं, तो आप लोग फटाफट कनेक्ट कीजिए, ज्वाइन कीजिए, बातें कीजिए और जो भी स्कीम्स है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। फिलहाल हमारे पास आज क्वेश्चन नंबर 141 है। इट मीन्स हम लोगों ने ऑलरेडी 140 क्वेश्चन पीछे कंप्लीट कर लिए हुए हैं। यूट्यूब पे सारा अवेलेबल है, आप जाके उसको देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम 141 नंबर क्वेश्चन। सो डियर गाइज, read the question carefully and give your feedback with question number, not directly, right? आप आंसर देंगे 141 का A B C D E इस तरीके से। तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर कीजिए। जितने भी लोग लाइव हैं प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करें जिससे आपके दोस्त और बाकी लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है ना? तो काफी लोग जुड़ चुके हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे और आंसर जरूर करेंगे। सब लोगों को आंसर करना है क्योंकि आप सभी लोग, जितने भी लोग इस समय लाइव है, प्लीज चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं फर्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग institution was established as a consequence to the closure of inter-university promotion of board brought in cooperation among the universities in the field of education and elite or allied areas। शिक्षा और संबंध क्षेत्रों में विभिन्न विश्वविद्यालयों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतः विश्वविद्यालय बोर्ड कौन सी संस्था की स्थापना की गई? एसोसिएशन ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नहीं, ये तो अलग चीज है। IIAS शिमला या एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, यही बनाया गया था, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। ठीक है, तो डी हो गए आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 142। थ्रू विच एक्ट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन केम इनटू एग्जिस्टेंस। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अधीन हुई थी? गाइज आज ही हमने क्लास में पढ़ाया था आपको, है ना? जो हमारा रेगुलर क्लास है उसमें आज ही हमने डिस्कशन किया था कि यूजीसी एक्ट कब बनाया गया, किसके सजेशन से बनाया गया, पूरा डिटेल ड्राफ्ट किया था। तो जो लोग हैं वो प्लीज आंसर कीजिए, है ना? तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, यूजीसी एक्ट 1956 यही तो बेस है। और इसके बाद बाकी सारे जो एक्ट बने वो एज अ रिकमेंडेशन आया, है ना? बाकी सभी रिकमेंडेशन है। तो यूजीसी एक्ट 1956 क्लास में ही हमने डिस्कशन किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 43 अज्ञान दर्शन लॉन्च बाय इग्नू refers to which of the following? इग्नू द्वारा आरंभ किया गया ज्ञान दर्शन है। क्या है ज्ञान दर्शन? क्या उपग्रह आधारित शैक्षिक टीवी चैनल है,
या शैक्षिक एफएम रेडियो नेटवर्क है, या अकादमिक नेटवर्क की वैश्विक पहल है, या ऑनलाइन पाठ्यक्रम है? ये बहुत सी सिंपल है, ज्ञान दर्शन। जल्दी से आंसर बताइए। प्रगति बता रही है 142 के लिए ए। ठीक है, कोई नहीं, सब लोग बताइए क्या आंसर है इसका। इससे आसान क्वेश्चन आप ढूंढते हैं तो क्या मिलेगा? इसमें एक टर्म है ज्ञान और दूसरा है दर्शन, है ना? यस, अब आंसर आना स्टार्ट हुआ। हर्ष, प्रगति, ठीक है। तो इसके आंसर, दर्शन आप कहाँ कर सकते हो? टीवी पे, और ज्ञान भी प्राप्त किया जा सकता है। तो सैटेलाइट बेस्ड एजुकेशनल टीवी चैनल था जिसको इग्नू ने स्टार्ट किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ज्ञानवाणी नाम से था एफएम चैनल और ज्ञान दर्शन नाम से टीवी चैनल। 144 नंबर क्वेश्चन के लिए आंसर क्या होगा? द इंट्रोडक्शन ऑफ मूक MOOC in open and distance learning program is justified because of its। मुक्त और दूरस्थ अधिगम प्रोग्राम में मूक का समावेश न्यायोचित है। क्यों है भाई? न्यून लागत के आधार पर, अभिगम्यता के आधार पर, मीन्स एक्सेसिबिलिटी, पहला है लो कॉस्ट, तीसरा है स्पीड कंसिडरेशन, एंड थर्ड वन नोवेल्टी कंसिडरेशन। जल्दी से आंसर बताइए आप लोग। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो टर्म है एक्सेसिबिलिटी है। एक्सेस होना यानी लोगों को पहुंच होना। अभिगम्य का मतलब कि सब लोगों के पास शिक्षा पहुंच में हो, इसीलिए तो मूक लाया गया है। मूक प्लेटफॉर्म की स्थापना ही इसीलिए की गई भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, जिसका उद्देश्य था कि शिक्षा सबके घर तक पहुंचे या शिक्षा तक सभी का पहुंच हो। सो बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 144। गुड। 145, द रिपोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशन कमीशन कैरीज द सब टाइटल एजुकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से किस शिक्षा आयोग की रिपोर्ट में उपशीर्षक राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा दिए गए? राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा। जल्दी से आंसर दीजिए डियर गाइस। हाँ, क्या राधा कृष्ण कमीशन को कहा गया? क्या मुदालियर को कहा गया? आज ही पढ़ाया था मुदालियर, राधा कृष्ण, कोठारी भी आज ही पढ़ाया था। कलकत्ता अभी नहीं पढ़ाया हूं, शायद पहले ही पढ़ा चुका हूं। हाँ, ये तो पहले ही पढ़ा चुका हूं, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तो सारे कमीशन मैंने आपको पढ़ा दिया हुआ है। तो कौन सा सही आंसर है? तो राष्ट्रीय विकास के लिए जो शिक्षा की बात की गई, सब टाइटल दिया गया, वो कोठारी कमीशन में ही दिया गया। और ये बात आप सभी को ध्यान रखना चाहिए। कोठारी कमीशन को माना गया कि राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा की बात की गई। वेरी गुड प्रगति। 145D। नाउ 146, इन विच ईयर द मॉडर्न इंडियन यूनिवर्सिटी गॉट एस्टैब्लिशमेंट। आधुनिक भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। मैंने आपको बताया था चार्ल्स वुड्स डिस्पैच। एटीन 1854 ने विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए सजेशन किया था और उसके बाद 3 विश्वविद्यालय बने। तो देखिए इसमें यहां पर बहुत नियर बाई, हालांकि सारे ऑप्शन नियर बाई है, फिर भी आपका आंसर होगा 1857, क्योंकि 1857 में भारत में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जिसमें पहला कलकत्ता, दूसरा बॉम्बे, एंड थर्ड वन मद्रास। तो ये तीनों विश्वविद्यालय 1857 में बनाए गए थे। सो बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 146।
नाउ क्वेश्चन नंबर 147. In which era given below higher education in India got a setback? नीचे दिए गए किस काल में भारत में शिक्षा को धक्का लगा? ब्रिटिश काल, बौद्ध काल, मुगल काल, स्वतंत्र उत्तर काल? ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये तो मैं पहले ही क्लास में सबको बता देता हूं। बौद्ध काल में हमारा हायर एजुकेशन सबसे टॉप पे है। बुद्धिस्ट एरा तो गोल्डन एरा माना जाता है। स्वतंत्रता के बाद भी हमने एजुकेशन को ठीक किया है, तो निगेटिव तो मान ही नहीं सकते। अब आपके पास दो ऑप्शन है, ब्रिटिश या मुगल। एजुकेशन को लेके ब्रिटिश का कंसर्न निगेटिव एटीट्यूड के साथ भी पॉजिटिव है, यानी सबसे ज्यादा एजुकेशन में भारतीय शिक्षा को अगर नुकसान हुआ तो वो मुगल काल में हुआ, और इसलिए सी आंसर होगा, जैसा कि आप सभी ने आंसर भी किया। प्रगति ने, वर्षा ने, शुंबुल ने, हर्ष ने, शालिनी ने, वेरी गुड, सबके आंसर सही है, वेरी गुड, एक्सलेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 148. द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन हैज बीन, वैदिक शिक्षा पद्धति में शिक्षा का माध्यम था, क्या संस्कृत है, क्या पाली है, क्या हिंदी है, क्या उर्दू है? ये तो बहुत सिंपल है, मुझे लगता है कि इसका आंसर मुझे देने की आवश्यकता ही नहीं है, इस पे डिस्कशन की भी आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 149. इंस्पायर स्कॉलरशिप is intended by the funding agency. इंस्पायर स्कॉलरशिप का किस एजेंसी से वित्त पोषण होता है? इंस्पायर नाम से एक स्कॉलरशिप स्कीम्स लाई गई है, तो इसके लिए पेरेंटल एजेंसी कौन है? आपको आंसर करना है। इंस्पायर, क्या इसके लिए ICSSR, क्या इसके लिए UGC, क्या इसके लिए DST या फिर NCERT? किसको हमने इसका पेरेंटल एजेंसी बनाया जो इसके लिए फाइनेंस देने का काम करेंगी? सबसे पहले मैं बता दूं, इंस्पायर स्कॉलरशिप जनरली हम लोग टेक्निकल फील्ड में दे रहे हैं। टेक्निकल फील्ड से हमारा मतलब है कि जहां पर इनोवेशंस होते हैं, और इसमें आप इनोवेशन से संबंधित चीजें देख पाएंगे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। सो सी सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 149 का। नाउ 150 नंबर क्वेश्चन। हर्ष ने गलत आंसर बताया है, बाकी सब ठीक बता रहे हैं। चलिए 150 के लिए क्या आंसर है आप सभी के? The methods of learning in higher education in India in the past consist of, अतीत काल में भारत में उच्चतम शिक्षा के अंतर्गत अधिगम की विधि में शामिल रहा है। याद करना, विचारावशेषी प्रक्रिया, ब्रेन स्ट्रॉमिंग तथा सेमिनार, मेमोराइजेशन, क्रिटिकल एनालिसिस एंड स्टोरी टेलिंग, critical analysis, assignment writing and oral report. Third one, storytelling, brainstorming process and seminar. आप लोग बताइए। देखिए असाइनमेंट वर्क तो बहुत बाद में आया है, इसलिए ये तो बेकार की बात है। असाइनमेंट वर्क पे तो हमें बात ही नहीं करना है। अब इसमें बचता है क्या? इसमें बचता है मेमोरी, इसमें विचारावशेषी, ब्रेन स्टॉर्मिंग तथा सेमिनार। सेमिनार वगैरह का कॉन्सेप्ट भी अतीत में नहीं था, बहुत पुरानी बात, तो सेमिनार को आप हटा लेंगे। इसके अलावा हमने कहा असाइनमेंट एंड ओरल रिपोर्ट, इस तरह की चीज को हटा लेंगे। अब आपके पास दो ऑप्शन है, बी एंड डी, कथावाचन, विचारावशेषी प्रक्रिया तथा सेमिनार। यहां भी सेमिनार है, तो बहुत सिंपल है कि बी इसके लिए सही आंसर है 150 नंबर के लिए। और आप में से ऑलमोस्ट लोगों ने सही आंसर ही किया है, गुड। चलिए
किसी एक ने रॉन्ग आंसर देकर डिलीट कर लिया, कोई बात नहीं डियर, हो जाता है कभी कभी। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 151। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क वाज डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, फ्रेमवर्क का निर्माण किस ने किया था? यूजीसी ने, एनसीईआरटी ने, एनसीटीई ने या सीबीएसई ने? आज ही मैंने एनसीएफ के बारे में बताया था क्लास में कि एनसीएफ को बनाने के लिए सजेशन दिए थे डॉक्टर यशपाल जी ने, और ये बनाया गया था एनसीएफ 1998 में। 2000 में रिपोर्ट चेंज होके आए, 2005 में संशोधन हुआ, 9 में संशोधन हुआ और 2023 में भी सबसे लेटेस्ट संशोधन होके आए। और ये जिम्मेदारी दी गई उस समय के सबसे इनोवेटिव प्लेटफॉर्म को, जिसका नाम है NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी बी सही आंसर है, NCERT। ठीक है, और इस क्वेश्चन में मैक्सिमम लोगों ने रॉन्ग आंसर दिया है, कोई बात नहीं, आगे क्वेश्चन है आपके पास, अपॉर्चुनिटी है सही करने का। 152। जनरली हु इज द विजिटर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया। ये ऑफलाइन वाले क्लास में हमने जस्ट पिछले क्लास में पढ़ाया था, ऑनलाइन वाले में अभी ये टॉपिक हुआ नहीं है, इसलिए ऑनलाइन वाले बच्चे परेशान मत होना, पढ़ाऊंगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मिनिस्टर MHRD, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और यूजीसी चेयरमैन। मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन को कोई रॉन्ग करेगा, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट बहुत आसान क्वेश्चन है और क्लासरूम में तो बता ही चुका हूं, ऑफलाइन वाले सेशन में। ऑनलाइन में अभी बताया नहीं हूं, बताऊंगा। तो यहां जो विजिटर टर्म है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए इस्तेमाल होता है, तो सी सही आंसर हो गया। 153 के लिए, विच डिसिप्लिन हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ इनरोलमेंट इन द हायर एजुकेशन ऑफ इंडिया। भारत में उच्च शिक्षा में निम्नलिखित में से किस अनुशासन, यानी यहाँ डिपार्टमेंट की बात हो रही है, में नामांकन प्रतिशत सर्वाधिक है? यहाँ पर यह अनुशासन शब्द शिक्षा में संकाय को लेकर है, अर्थात ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स, ये लिखा हुआ है यहाँ, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। और जरा आप लोग बताइए, हायर एजुकेशन में बच्चा कहां जा पाता है? ये भी कोई पूछने की बात है? आपको लगता है कि इस फील्ड में ज्यादा बच्चे जा रहे होंगे? नहीं, इसमें सबसे कम, उससे भी थोड़ा सा ऊपर, बट सबसे सेकंड लास्ट। विज्ञान में भी कम, कला में सबसे ज्यादा बच्चा भर भर के, बोड़ी भर भर के जाते हैं। BA करने के बाद, MA करने के बाद, MPhil करने के बाद PhD, सबसे ज्यादा बच्चे जहां जा रहे हैं वो कला क्षेत्र है ना? ये सब बहुत सामान्य क्वेश्चन है। नेक्स्ट 154, विच ऑफ द फॉलोइंग मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन इज डेवलप्ड बाय द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन UPI। UPI पर आधारित निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन राष्ट्रीय भुगतान निगम NCP द्वारा विकसित किया गया है? माई गवर्नमेंट, भीम, उमंग, फोन पे। मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को हमारे टेक्नीशियन ने, टाइपिस्ट ने भाव विभोर होकर ले लिया हायर एजुकेशन के अंदर। एक्चुअली ये क्वेश्चन ICT के अंतर्गत है ना? तो ये हाईजैक कर लिया हमारे लिए क्वेश्चन को। कोई नहीं, फिर भी आप लोग आंसर कीजिए। ये ICT का क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन एंड
कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आप लोगों ने 154 के लिए क्या आंसर दिया है? बी। ओके, माई गवर्नमेंट, भीम, उमंग, फोन पे। ठीक है, आप सबके आंसर सही है। भीम इस्तेमाल भी कर रहे होंगे आप सभी, इसलिए आप सबको पता होगा। यही तो अनुभव है। शालिनी, प्रगति, वर्षा, सुम्बुल, हर्ष, सबने आंसर किया। गुड। नाउ 155 नंबर क्वेश्चन। ये तो बहुत स्मॉल है, सूक्ष्म है, ध्यान से पढ़ना होगा, रेजोल्यूशन बढ़ा के, तब जाके देख पाओगे। Below are given two columns. Column A present the stream of courses and column B presents the name of courses. नीचे दो कॉलम दिए गए हैं। कॉलम ए पाठ्यक्रम की विधाएं दी गई है और कॉलम बी में पाठ्यक्रम का नाम दर्शाया गया है। बहुत सूक्ष्म। मैं थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूं। हाँ, अब आप लोग पढ़ पाएंगे ठीक से शायद, लेकिन कुछ चीजें तो कट गए, फिर कैसे पढ़ोगे? आंसर दीजिए। यहां देखिए और यहां देखिए, केवल यही तो मैच करना है। यह है कॉलम 1 स्ट्रीम और यहां है कॉलम बी जिसका नाम है पाठ्यक्रमों का नाम। अब इस दोनों में मैच करना है एबीसीडी को 1 2 3 4 के साथ। तो व्यावसायिक शिक्षा किसके साथ है? एकेडमिक एजुकेशन किसके साथ है? तकनीकी शिक्षा किसके साथ है? तो देखो आपके लिए कितना आसान है। तकनीक के साथ इंजीनियरिंग को मिला लो, इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर, स्थापत्य, तो सी के साथ एक हो गया। स्किल आधारित, स्वाभाविक रूप से स्किल में किसकी बात होती है? सिलाई, बढ़ईगिरी मीन्स कारपेंटरिंग एंड स्विंग। अब देखिए व्यवसायिक शिक्षा के साथ किसको कनेक्ट कर सकते हो? कला वाणिज्य नहीं, मेडिसिन एंड लॉ। एंड लास्ट जो बच गया अकादमिक एजुकेशन, उसको आप कनेक्ट कर लीजिए आर्ट्स एंड कॉमर्स से। इस हिसाब से ए के लिए सही ऑप्शन है 3। ए के लिए 3 यहां है, ए के लिए 3 यहां है, यानी सी और बी तो गायब हो गया। अब देखिए बी के लिए 4, बी के लिए यहां 4 नहीं है, 3 है, तो ये भी गड़बड़ हो गया, यानी डी सही आंसर है। बहुत सिंपल है। चलिए 156, नेम द स्कीम विच facilitates academic and research collaboration between Indian institute and the best institution in the world। उस स्कीम का नाम बताइए जिससे भारतीय संस्था और विश्व की सर्वोत्कृष्ट संस्था के मध्य शैक्षणिक और शोधपरक सहयोग सुकर हो जाता है। ICSSR, इम्प्रेस, स्टाफ डेवलपमेंट स्कीम, स्पार्क, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट स्कीम। 4 ऑप्शन है आपके पास, कौन सा हो सकता है? इसका सबसे सटीक चीज है स्पार्क। सी सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 156 के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 157, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम इन हायर एजुकेशन
निम्न में से क्या उच्चतर शिक्षा में अपारंपरिक अधिगम कार्यक्रम है? स्वयं, फेस टू फेस टीचिंग लर्निंग, ट्यूटोरियल क्लासेस एंड सेमिनार्स। सबसे पहली बात तो नॉन कन्वेंशनल या अपारंपरिक शिक्षा का मतलब क्या है, और फिर आप सही आंसर बना पाओगे। जल्दी बताइए क्या है सही आंसर। देखिए, सही आंसर बताना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। नॉन कन्वेंशनल का मतलब, नॉन कन्वेंशनल का मतलब है कि जो शिक्षा अनौपचारिक तरीके से दिया जाता है, सॉरी, गैर औपचारिक तरीके से दिया जाता है, जहां बिल्डिंग ना हो, जहां करिकुलम वगैरह डिफाइन ना हो, कुल मिलाकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वगैरह पे दिया जाता हो। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वगैरह पे सबसे जो कारगर संस्था है, मीन्स प्लेटफॉर्म है, वो है स्वयं। और सेम 2018 के आसपास सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि भारत की सरकार ने लॉन्च किया था। तो ए इसका सही आंसर है। Which of the following statements represent the main function of UGC? निम्नलिखित में से किस कथनों से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मुख्य प्रकारों का निरूपण होता है? रिकॉग्निशन ऑफ इंस्टीट्यूशन, संस्थाओं की मान्यता, मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स, गुणवत्ता और मानकों का अनुरक्षण, कुलपति की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। गिविंग ग्रांट्स टू इंस्टीट्यूशंस, ये बिल्कुल सही है, ये तो होगा ही। मेकिंग स्टेट गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट, राज्य सरकारों को शैक्षिक विकास के लिए उत्तरदायी ठहराया जाना। अब आप बताइए। राज्य सरकार की अपनी एजुकेशन पॉलिसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी है, तो यहां क्यों फोकस करना। तो 3 और 5 तो नहीं हुए, 3 और 5 नहीं हुए, तो ए खत्म हो गया और डी खत्म हो गया। अब आपके पास बी एंड सी है। ये तो करेंगे ही करेंगे। 2 तो बिल्कुल सही है, 2 4 तो बिल्कुल सही है, और 2 4 दोनों में है। अरे अच्छा, इसमें नहीं है 2, इसमें भी 3 है, इसलिए ये नहीं होगा, सी सही आंसर होगा। 1 2 एंड 4, ठीक है। 1 2 एवं 4 सही आंसर है। नाउ वी हैव सेकेंड लास्ट क्वेश्चन 159। द मेन एम ऑफ द फैकल्टी रिचार्ज स्कीम ऑफ यूजीसी वाज टू, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की फैकल्टी रिचार्ज स्कीम की मुख्य उद्देश्य क्या है या क्या था? जल्दी बताइए। एड्रेस द शॉर्टेज ऑफ फैकल्टी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, और अपग्रेड द टीचिंग स्किल ऑफ द फैकल्टी, और अपग्रेड द रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द फैकल्टी इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज, एंड लास्ट वन, स्ट्रेंथ द अकेडमिया इंडस्ट्री लिंकेज। ये नहीं होगा, ये तो बेकार की बात। शिक्षक वृंद के लिए शोध। देखिए, आपको केवल यहां ध्यान देना है रिचार्ज स्कीम का, और रिचार्ज स्कीम में यही है कि उच्च शिक्षण संस्थान में शिक्षकों की संख्या कम है, उसको वृद्धि करना है। तो यही एक स्कीम है। जैसे आपके मोबाइल के चार्ज खत्म हो जाते हैं तो आप रिचार्ज करते हो, डाटा खत्म हो जाते हैं तो रिचार्ज करते हो। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन।
आज के सत्र का अंतिम क्वेश्चन है। सो अंत वाला तो सब वाला, सभी लोग अच्छे से आंसर कीजिए। फॉर द डे टुडे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनिवर्सिटी विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इज रिस्पॉन्सिबल। विश्वविद्यालय के नित्य प्रतिदिन प्रशासन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय उत्तरदायी है। सीनेट, देखो यहां स्पेलिंग रॉन्ग लिखा हुआ है सीनेट का, हिंदी में ठीक है। सीनेट का मतलब मैंने ऑफलाइन कोर्स में बताया था, कोर्ट ऑफ द यूजीसी, सॉरी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के कोर्ट को सीनेट कहते हैं। सीनेट के नीचे सिंडिकेट आता है, सिंडिकेट के नीचे एकेडमिक काउंसिल आता है, और इस तरह का तो कोई संस्थान होता नहीं, विद्यार्थी परिषद होता भी है तो वो डिफरेंट सेंस में होता है ना। और मैंने क्लास में बताया है कि कौन नियम बनाता है, लॉ मेकिंग करता है, कौन उसको एग्जीक्यूट करता है। तो आप कहेंगे कि सीनेट कानून बनाने वाली संस्था है, यानी कोर्ट है, इसलिए इसका काम नहीं है एग्जीक्यूट करना, तो एग्जीक्यूट करना काम है सिंडिकेट का। तो सिंडिकेट हो गए, सिंडिकेट क्या हो गया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, यही इसको लागू करेगा, यानी बी 160 का सही आंसर है। ठीक है गाइस, अपने अपने स्कोर कार्ड बता दीजिए। मुझे लगता है कि आज सबने बहुत अच्छा रिस्पांस किया है और अच्छे आंसर दे रहे थे आप लोग। ज़्यादातर लोगों के आंसर ऑलमोस्ट सही हो रहे थे, और ऐसे ही अगर आप कंटिन्यू रहे तो रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि एक दिन में कुछ नहीं होता और हमें कंटिन्यूअसली प्रिपरेशन करने होते हैं। ना केवल पढ़ाई बल्कि अपने आप को जांच करने के लिए, चेक करने के लिए टेस्ट सीरीज का सहारा लेना होता है। और ये बहुत बड़ी बात है कि आपको यूरेका एकेडमी प्लेटफॉर्म पे, ओपन प्लेटफॉर्म पे ये सेशन प्रोवाइड कराते हैं। तो हर्ष ने बताया कि 3 गलत हो गए, 17 सही है। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, 88% आपके हो गए। संबुल बोल रहे हैं 15 हो गए 18 में से। अच्छा, आपने लेट ज्वाइन किया था इस वजह से, कोई नहीं, बाद में कर लेना, जो 3 रह गए, 2 रह गए, तो 15 भी एक्सीलेंट है, 15 भी बहुत बढ़िया है। आगे चलिए, सबके स्कोर कार्ड में देख लूंगा, आप लोग अपना अपना स्कोर कार्ड भेज दीजिए। चलिए मिलते हैं बाद में अगले सेशन में। जय हिंद।